बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, नेक्स्ट हमारा है रेजोनेंस इफेक्ट का। इसमें डिफाइन रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट मतलब रेजोनेंस की डेफिनेशन आपने की है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह से कम हो दूसरी जगह पे ज़्यादा हो जाए, और इस तरह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूव करना, ये रेजोनेंस कहलाता है। और इस रेजोनेंस की वजह से किसी मॉलिक्यूल में कंपाउंड की एसिडिटी कम में होती है या बढ़ती है, या बेसिसिटी कम होती है या बढ़ती है। ठीक है। तो इस इफेक्ट को फिर हम नाम देते हैं रेजोनेंस इफेक्ट का, कि रेजोनेंस की वजह से मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज में फर्क आ रहा है। व्हाट आर डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स। डीलोकलाइज्ड वही रेजोनेंस में आपको पता है, आपको केमिकल बॉन्ड्स के पाई बॉन्ड कभी यहाँ टूट रहा है, कभी वहां से बन रहा है, कभी वहां टूट रहा है, इस तरह मूव कर रहा है, उसको फिर आप डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स का नाम देते हैं। Why toluene has higher reactivity than benzene in aromatic electrophilic substitution reaction? पैरेटोलुइन की जो रिएक्टिविटी है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन से ज्यादा होती है। उसमें आप कहते हैं कि सर हमारे पास जो बेंजीन है और ये टोलुइन है, तो टोलुइन के ऊपर लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप ना, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अच्छा, उसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन की वजह से बेंजीन रिंग जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा हो जाती है ना। आपने पढ़ा हुआ कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है, अब ये मिथाइल ग्रुप का अभी आगे भी जिक्र आएगा। ये आपको पता है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू चलता है ना। इसके में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर ड्रा करें ना हम यहाँ पे, ये खाली बेंजीन थी हमारे पास। ठीक है। और ये हम टॉलुइन ले लें उसका ना, हाइपर कॉन्जुगेशन के तहत है ना, चलता है। यानी आप, ठीक है, तीन में से, ये तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हम इधर आ गया। ठीक हो गया। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन था वो इस कार्बन पे आ गया। तो नेक्स्ट इसकी जो शेप बनती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमारे पास आएगा, ये बॉन्ड टूट गया, हाइड्रोजन पे आ गया प्लस के साथ। ठीक है। यहाँ पे वो डबल बॉन्ड हमारे पास बन गया, ये वाला बॉन्ड जो है वो भी टूट गया, और इस कार्बन के ऊपर हमारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। डोनेटिंग ग्रुप ने अपनी आर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज को जनरेट कर दिए। अगले स्टेप में ये फिर रेजोनेंस में ये चलता रहता है कि ये वाला कंपाउंड जो है ये इधर मूव करेगा। ठीक है। और ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो शक्ल बनेगी इसकी वो ये होगी। हाइड्रोजन भी साथ खड़ी है, तीसरी हाइड्रोजन ना वो साथ ही उसके चल। अच्छा, अब ये माइनस चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। यहाँ से एक हाइड्रोजन, एक बाण हमारे पास काम हो जाएगा, और इधर से एक बाण, यहाँ पे वो डबल बाण बन चुका। ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा? माइनस चार्ज यहाँ मूव करेगा, ये बाण इसके ऊपर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो इसकी आपके पास बनेगी, माइनस चार्ज अब यहाँ जा चुका होगा। ठीक है। यहाँ पे बाण खत्म हो चुका होगा, और यहाँ पे डबल बाण बन चुका होगा। ठीक हो गया। और एक और जो इसकी लास्ट में स्ट्रक्चर बनेगा,
वो वापस हो जाए ना। मतलब ये वाला ड्रा नहीं करते हम, बस आपको वैसे क्लियर हो जाएगा कि ये माइनस इधर आएगा तो ये वाला वापस उसके ऊपर हाइड्रोजन की तरफ दोबारा बाण बना देगा, और ये वाला पहला स्ट्रक्चर आपके पास वापस आए। ये रेजोनेटिंग। अब इसमें देखें, इसने अपनी आर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज को बढ़ा रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रही है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो उसके लिए यहाँ से इन पोजीशन का आर्थो वाली और पैरा वाली पोजीशन जो है, यहाँ से उसके ऊपर अटैक करना जो है वो आसान हो जाएगा, जल्दी अटैक हो जाएगी, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो ये रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा। यानी रेजोनेंस ने क्या किया है, अपनी आर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा लिया। इस इफेक्ट को ना, ये जो प्लस खत्म हुआ और फिर ये, इसको हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहते हैं ना। तो यानी जो मिथाइल ग्रुप है, जो लोन पेयर रखने वाले एटम है, वो तो लोन पेयर को रिंग की तरह भेजते हैं ना और रेजोनेंस शो करवाते हैं। तो जो ये मिथाइल ग्रुप है वो लोन पेयर नहीं रखता, लेकिन ये हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी जिसको कहते हैं, उसको यूज करते हुए ये सारी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मूव करवाता है और रेजोनेंस वाला फिनोमिना शो करता है। ठीक हो गई। वाई नाइट्रोबेंजीन हैज लेसर एक्टिविटी देन बेंजीन, कह रहे नाइट्रो जो है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, उसकी वजह बता दें। तो नाइट्रो में आप कहेंगे कि सर वो एक इलेक्ट्रॉन, ये डोनेटिंग ग्रुप था, वो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा अपनी तरफ। ठीक हो गई। तो ये नहीं, उसमें क्या आएगा। ठीक है जी। अच्छा, ये नाइट्रो का स्ट्रक्चर, इसमें ऑक्सीजन जो है ना वो होता, तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है ना। हम उसको सिंगल से शो करते हैं ना कि नाइट्रोजन जो है उसने इस वक्त चार बॉन्ड बनाए हुए हैं ना अपने। तो अब या इसको वैसे नॉर्मली शो किया जाता है इस तरह के, ये पार ये माइनस में है और ये वाला प्लस में। ठीक है। वो माइनस में, वो प्लस में, ये नाइट्रो का स्ट्रक्चर शो किया जाता है। अच्छा, हो अब होगा क्या जी कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला ये मूव करेगा इस तरफ, ये विदड्राइंग ग्रुप है ना, ये खींचेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, वो चला जाएगा सिंगल में। यानी अगली जो इसकी स्ट्रक्चर आपका बनेगी शेप, उसमें यहाँ ऑक्सीजन आएगी लेकिन सिंगल बॉन्ड के साथ होगी, यहाँ आपकी नाइट्रोजन होगी, डबल बॉन्ड हो चुका होगा, यहाँ ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन के ऊपर आपका माइनस चार्ज यहाँ तो पहले से मौजूद है ना, और प्लस चार्ज भी यहाँ पे मौजूद था। इसके आने की वजह से ये वाला जो आपके पास है डबल बॉन्ड, ये इधर मूव कर गया ना, तो ये ऑक्सीजन भी होगी माइनस में। ठीक हो गई। अच्छा, अब आपके पास जो है, ये जो कार्बन थी जहां से आया है, तो ये वाली कार्बन पे आ जाएगा प्लस का चार्ज, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन उधर चलेगा ना, ये प्लस ले लेगा। अगले स्टेप में ये वाला इधर मूव करेगा, प्लस चार्ज यहाँ चला जाएगा पैरा के ऊपर। ठीक हो गई। यानी इसी की शक्ल, इसी को हम उठा लेते हैं। प्लस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे ये सिंगल हो जाएगा और अगले जो है वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसी को उठा लेते हैं। प्लस अब पहुंचेगा यहाँ पे, क्योंकि इसने मूव करना है ना इस अंदाज से।
इसको हम ले लेते हैं ये इसने आना है इस कार्बन के ऊपर ना, यहाँ आ जाएगा प्लस चार्ज आपका, ये वाला सिंगल हो जाएगा। और सॉरी, डबल बॉन्ड आना था इस तरफ, ठीक हो गया। तो एरो हमारा इस तरह नहीं लगेगा, एरो ये डबल बॉन्ड इस तरफ आएगा ना, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, इस कार्बन पे हो गया प्लस चार्ज इस शक्ल में। और अगले स्टेप में ये वाला डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाली जो ऑक्सीजन है वो आ जाएगी, ऑक्सीजन का जो माइनस चार्ज है वो आ जाएगा यहाँ पे, और आपको वो पहले इनिशियल वाला मॉलिक्यूल मिल जाएगा। ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है इसके जी। अब इसमें आप देखें तो क्या अपनी इसने आर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज को लेके आया, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने का मतलब कि यहाँ पे अब इलेक्ट्रोफाइल कोई आएगा तो वो पहली इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ होगा, तो इन जगहों पे वो नहीं जुड़ सकता, ये जो मेटा पोजीशन है इनके ऊपर ही अटैच हो सकता है। अब इसने चूंकि विदड्रा की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी है, तो आम जो बेंजीन है उसके मुकाबले में, अब देखो ना ये इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब उस तरह तो नहीं होगी जिस तरह हम एक सिंपल बेंजीन में है ना। इस इन प्लस की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम हो जानी है, ठीक है। और कमी की वजह से इसका अटैक होगा तो सही, लेकिन स्लो हो जाएगा, रिएक्शन करने की सलाहियत इसकी जरा कम हो जाएगी, ठीक हो गई। नेक्स्ट उसने कहा जी, हाउ रेजोनेंस इफेक्ट कंपेल्स एसिटिक एसिड टू रिलीज प्रोटॉन इन द सॉल्यूशन। रेजोनेंस इफेक्ट कहता है एसिटिक एसिड के अंदर कैसे मजबूर करता है उसे कि तुम प्रोटॉन को लूज करो। तो आप कहेंगे सर जो एसिटिक एसिड का आप स्ट्रक्चर उठाएं तो उसके अंदर रेजोनेंस मौजूद है कि H प्लस लूज करने के बाद, ठीक है, ये आपके पास है एसिटिक एसिड, ये जब H प्लस आयन लूज करेगा, वो तो आपका रिवर्सिबल होता है ना क्योंकि वीक एसिड है, तो आप कहेंगे सर यही करेगा H प्लस आयन लूज, तो इसकी शक्ल बनेगी इस अंदाज से। और O के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। अब ये जो माइनस चार्ज वाला कार्बोक्सिलेट आयन है वो आप कहते हैं कि सर वो रेजोनेंस उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करती है और स्टेबिलिटी भी देती है, कि ये वाला माइनस इधर जाता है, ये आपकी जो डबल बॉन्ड है ये वाले इस ऑक्सीजन के ऊपर आ जाता है, इसकी जो अगली आपकी शक्ल बनती है, तो माइनस चार्ज अब यहाँ पहुंच चुका होगा, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड हो चुका होगा, और ये वाला डबल बॉन्ड हो चुका होगा, तो दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब उसका सवाल वो कहते हैं रेजोनेंस कैसे मजबूर करती है, तो हम कहते हैं एक तो पहला स्टेप तो होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप कार्बोनाइल आपका लगा हुआ है, इसकी विदड्रा की वजह से एच का लूज होना आसान हो गया है, धक्के दे के उसने निकाल दिया। जब वो चला गया तो पीछे बचा कार्बोक्सिलेट आयन, उसको रेजोनेंस ने स्टेबलाइज कर लिया, तो उसको स्टेबिलिटी दी ताकि वो उस शक्ल में कायम रह सके। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो रेजोनेंस है उसने एसिटिक एसिड को के मजबूर किया कि वह H प्लस आयन लूज करे और एसिडिटी को शो करे। वाई CCl बॉन्ड लेंथ ऑफ इथाइल क्लोराइड इज लॉन्गर देन दैट ऑफ विनाइल क्लोराइड। कहता है विनाइल क्लोराइड की निस्बत से इथाइल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन का जो बॉन्ड है वो लेंथ में ज्यादा है। इथाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर हमारे पास है ये वाला, ठीक है जी। और विनाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है, विनाइल ग्रुप होता है ना डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ग्रुप, ये जो इस ग्रुप को आप क्या कहते हैं विनाइल ग्रुप, तो विनाइल क्लोराइड ये है। वो कह रहे हैं इसमें जो कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है वो छोटी है, इसमें वो बड़ी है। आप कहेंगे सर उसकी वजह रेजोनेंस है,
रेजोनेंस कैसे है कि जो क्लोरीन है उसके पास है लोन पेयर। ठीक है जी। अच्छा, वो लोन पेयर उसका जो पास मौजूद है, ये इधर मूव करे, ये इधर चला जाए। ठीक है। तो अगली शक्ल इसकी बनती है, कि डबल बॉन्ड अब सिंगल हो जाएगा जी। क्लोरीन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन चुका होगा, लेकिन क्लोरीन के एक बॉन्ड बनाने की वजह से आप कहेंगे सर इसके ऊपर एक प्लस आ जाएगी। ठीक है जी, एक लोन पेयर इसका इधर शेयर हो गया, डबल में चला गया, और जो आपकी कार्बन है उसके ऊपर ये माइनस में आ जाएगा। अब ये रेजोनेंस की वजह से कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड कभी डबल बन रहा है कभी सिंगल बन रहा है। इस डबल और सिंगल बॉन्ड के करेक्टर की वजह से, डबल और सिंगल बॉन्ड के करेक्टर की वजह से, वो जो उसकी एसिडिटी होती है वो, सॉरी, इसके जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाती है। कभी सिंगल का प्योर ना प्योर डबल रहा, ना प्योर वो सिंगल रहा, दोनों के दरमियान में हो गया, तो डबल बॉन्ड से थोड़ा बड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से थोड़ा छोटा होगा, तो बॉन्ड लेंथ इसकी जो है वो आर्म्स, यहाँ तो कोई रेजोनेंस नहीं है ना, तो वो कार्बन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड है तो उसका वो वैसे ही आ जाएगा। ठीक हो गई। उसके बाद है जी 56 है, द कॉन्जुगेशन इन 135 साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इज नॉट एबल टू मेक इट स्टेबल एज कंपेयर टू बेंजीन। के जो साइक्लो ऑक्टा टेट्राईन है, 8 स्ट्रक्चर के साथ है ना, इसमें देखते नहीं, 8 वाला नहीं, ये चलो खुद ड्रा कर लेते हैं। सॉरी है, ये 8, 2 4 6 और 2, 8 का स्ट्रक्चर। अब अच्छा, इसमें है ऑक्टा टेट्राईन, मतलब 4 डबल बॉन्ड इस अंदाज से। ठीक है। अब रेजोनेंस में आपको याद हो, ये जो रेजोनेंस जैसे ये इधर चला, क्यों चला गया, कि असल में ना यहाँ पे था, ये जो इसका लोन पेयर पड़ा है ना, ये जो क्लोरीन का, वो ऐसे पड़ा हुआ है पी ऑर्बिटल में। खाली एक लेते हैं, ये आप समझेगा, पी आर, ये पी ऑर्बिटल ना इस तरह इसका था क्लोरीन का। ठीक हो गया। इसी तरह का एक पी ऑर्बिटल, इस कार्बन के ऊपर है, जो ये पाई बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है। फिर इसी तरह का पी ऑर्बिटल इस कार्बन के ऊपर भी है, जो ये पाई बॉन्ड बना रहा है। तो ये एक लाइन में है ना, पैरेलल, पैरेलल होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर वो, ये वाला, ये सेंटर सेंटर वाला इसके साथ ओवरलैप कर रहा था, अब वो वही वाला इसके साथ कर रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल है, एक ही प्लेन में। तो प्लेन में होना रेजोनेंस के लिए जरूरी है, पैरेलल होना जरूरी है, उसके बगैर वो नहीं शो कर सकते ना रेजोनेंस। अब साइक्लोऑक्टाटेट्राईन में क्या मसला आता है, कि इसके अंदर हमारे पास जो है 4 बाण हैं, लेकिन चारों प्लेनर में नहीं है, मतलब ये पी ऑर्बिटल प्लेन एक ही प्लेन में पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, ये दो। ये जो दरमियान में सिंगल बाण है ना, सिंगल बाण पे आपको पता है वो फिक्स नहीं है, वो फ्री रोटेशन हो सकती। उस फ्री रोटेशन की वजह से ये वाला जो आपका ऑक्टाटेट्राईन है, इतना बड़ा वो रिंग बन जाता है, तो ये बिल्कुल एक ही प्लेन में नहीं रह सकता ना। तो उसकी वजह से ये जो 4 हैं, ये जरा इसको हम बोलते हैं टब शेप स्ट्रक्चर ना इसका होता है। टब शेप का मतलब ये है,
कि इसी स्ट्रक्चर को अगर मैं थोड़ा, ये तो हो गया ना सीधा मैंने शो किया, इसी को मैं एक लूं, ये कि ये जो चार हैं ये ऐसे ऊपर की तरफ है। ये ऐसे नहीं ड्रा होगा, ठीक करना पड़ेगा। जैसे ना ये दो बाण ये वाले हैं सेंटर वाले ना, ठीक है, इसके ऊपर चार बाण जो, सॉरी, एटम है ना, ऐसे है, डबल बाण एक इधर बना हुआ है, एक इधर बना हुआ है, ठीक है, दो डबल। और दूसरा जो है वो भी ऐसे। तो ये टब शेप यानी स्ट्रक्चर रहती है, पैरेलल नहीं रहती, इसलिए अब ये वाले पाई बाण इसके तो पैरेलल हो सकता है, ठीक है, ये वाला इसके हो सकता है, लेकिन ये और ये आपस में, इसका पी और इसका पी पैरेलल नहीं है ना, इसका इसके साथ है, तो ये आपस में कॉन्जुगेशन है, ये कॉन्जुगेशन है, लेकिन ये वाला इधर मूव नहीं कर सकता, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये रेजोनेंस शो नहीं कर पाते। ठीक है, चार के चार बाण चूंकि प्लेनर नहीं है, इसलिए वो रेजोनेंस शो नहीं कर पाते। नाइट्रिक एसिड इज मोर एसिडिक देन नाइट्रस एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है वो नाइट्रस एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है। अच्छा, एच तो दोनों में वो लूज कर लेते हैं, ये बनाता है नाइट्रेट आयन, ये बनाता है नाइट्राइट आयन। ठीक है, अगर इनके आप स्ट्रक्चर देखें ना, नाइट्रेट आयन नाइट्राइट आयन के, ये नाइट्रोजन है, उसके साथ तीन ऑक्सीजन आपने लगाई है, ठीक हो गए। और उसमें आप हम अपनी आसानी के लिए, वैसे तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है ना, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए रेजोनेंस शो करने के लिए उसको मैं डबल बॉन्ड से इस वक्त शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये नाइट्रेट आयन है, ठीक हो गई। अच्छा, दूसरा आपके पास क्या है, नाइट्राइट आयन। अब आप कहेंगे सर इसके जब रेजोनेंस होगी, ये माइनस इधर जाएगा तो इस ऑक्सीजन पे माइनस, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। जब यहाँ पे वो वापस आएगा तो इस ऑक्सीजन पे माइनस, ठीक हो। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर इसके तीन बनेंगे। इसको आप कहेंगे तो ये इधर आके डबल बॉन्ड बनाएगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस, तो यानी इस स्ट्रक्चर के सिर्फ दो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। ये अगर मैं ड्रा करूं, आपको आइडिया तो हो गया होगा, मैं बस एक के ड्रा कर लेता हूँ, दूसरे का आपको क्लियर हो जाएगी बात ना। ठीक है, ये माइनस इधर जा रहा है तो ये वाला इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अगली शक्ल में क्या होगा, कि ये डबल बॉन्ड बन चुका होगा, ये वाला सिंगल बॉन्ड हो चुका होगा, और जो आपका माइनस चार्ज है वो इस ऑक्सीजन पे पहुंच चुका होगा। ये दो रेजोनेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड वाली थी तो एक तो यही था इसका स्ट्रक्चर पहला, एक इसकी वजह से दो हो गए। अब इसके पास चूंकि दो है, एक तो यही होगा, एक वो होगा जिसमें माइनस यहाँ आएगा, एक वो होगा जिसमें माइनस यहाँ आएगा, तो इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर चूंकि ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो ये जल्दी H प्लस आयन लूज करेगा कि आगे मोस्ट स्टेबल शक्ल में मैं जा रहा हूँ, इसलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। इसी तरह सेम यही चीज H2SO4 H2SO3 के अंदर भी है, कि ये चार ऑक्सीजन है वो तीन है, इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे और इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कम बनेंगे। मैं इनके स्ट्रक्चर ड्रा कर देता हूँ, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो आप ड्रा जरूर करें। ठीक है, तो मैं अभी सिर्फ आपको ना उसको ड्रा करके दिखा देता हूँ कि स्ट्रक्चर इसका बनेगा कैसे। सल्फर के साथ एक सल्फाइड है, एक सल्फेट है। सल्फेट का स्ट्रक्चर तो हो गया ना एस के साथ इस अंदाज से, ये SO4 -2 होगी, ये सल्फेट आयन है। और सल्फाइड आयन में एक ऑक्सीजन कम हो गई,
ये सल्फाइड है। ठीक है। SO3 - 2, ये SO4 -2, सल्फेट और ये सल्फाइड। अब इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, दो डबल बॉन्ड, इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, इसके कम बनेंगे। ठीक हो गए। दू, दूसरे नंबर पे ये भी है, एसिडिटी ज्यादा होने की वजह के इसमें। अब देखे ना, जैसे नाइट्रिक एसिड वाला पिछली बात, एक तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो ना उससे पहले कि इस नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन है, सिर्फ वो प्रोटॉन खे विदड्रा करके उसको कर रही है। और और इस केस में आपके पास बन जाएंगे, चूंकि दो ऑक्सीजन आ गई, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट भी ज्यादा हो गया, तो एच का लूज करना भी, धक्के दे के उसे निकालना भी आसान हो गया ना इस केस में। तो नाइट्रिक एसिड में एक तो विदड्राइंग इफेक्ट, ऑक्सीजन, नंबर ऑक्सीजन एटम ज्यादा, विदड्राइंग इफेक्ट ज्यादा, एच लूज होना आसान। और लूज होने के बाद बनने वाला जो अनायन है वो रेजोनेंस में भी ज्यादा स्टेबल है। इसी तरह सल्फेट और सल्फाइड में भी यही है कि इसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम ज्यादा, विदड्राइंग इफेक्ट ज्यादा, एच का लूज होना आसान। एक और लूज होने के बाद जो एनायन बना है उसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी ज्यादा है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, तो ये ज्यादा एसिडिक हो गया, वो कम हो गया। ठीक है, ये लेंगे सल्फेट आयन मोर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, मोर स्टेबल, इजिली फॉर्म आफ्टर लॉस ऑफ 2H+ आयन। ठीक हो गया। सेम यही चीज H3PO4 और H3PO3 के साथ भी है। वो अगर आप स्ट्रक्चर ड्रा करें ना, नाइट्रोजन फास्फोरस वाला ना, H3, एक है H3PO4, H3PO4 में आपके पास आएगा, ये सेंटर में आ जाएगी फास्फोरस। ठीक है। और एक और इधर से H, ये सिंगल हो जाएगा। H3PO4 ये है ना, तीन हाइड्रोजन लूज करता है। जो टू H3PO3 है, वो सिर्फ दो हाइड्रोजन लूज करता है ना, क्योंकि उसमें जो एक हाइड्रोजन है वो ऐसे अटैच है। एच, दो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच होती हैं, एक डायरेक्ट फास्फोरस के साथ। जो डायरेक्ट फास्फोरस है वो आयोनाइज नहीं होती, जो दो ऑक्सीजन के साथ होती वो आयोनाइज हो जाती। तो H3PO3 के अंदर सिर्फ दो एच निकलते हैं, और H3PO4 के अंदर तीनों की तीनों हाइड्रोजन निकल जाती हैं, 3H+ आयन बना बनते हैं, यानी वो आप कह रहे हैं ट्राई बेसिक है, और ये वाला डाई बेसिक है, दो देता है। ठीक हो। तो एक तो ये नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा, वो, और दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें भी इसकी स्टेबिलिटी, इसके चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। बेंजीन हैज रेजोनेंस एनर्जी बट 1,4-cyclohexadiene डज नॉट हैव, वाई। कहता है बेंजीन के पास रेजोनेंस एनर्जी है, क्योंकि वो रेजोनेंस शो करता है तो रेजोनेंस एनर्जी भी रख रहा है। ठीक हो। बेंजीन ये, इसके पास रेजोनेंस एनर्जी है, लेकिन उसने कहा जो 1,4-cyclohexadiene, यानी वन पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और वन पे आ गया, टू, थ्री और फोर, ये फोर पे आ गया। तो कह रहे इसकी कोई रेजोनेंस नहीं थी। आप कहेंगे कि सर जो डबल बॉन्ड दो हैं वो आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है, वो भी अलग है, वो अलग है, ये अपनी जगह फिक्स रहेगा, ये अपनी जगह फिक्स रहेगा, आपस में ये रेजोनेंस शो कर नहीं सकते, इसलिए स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर पाते, इनकी कोई रेजोनेंस एनर्जी भी नहीं होती। ठीक हो गया। इसमें चूंकि ये साथ साथ है, रेजोनेट करते रहते हैं, तो स्टेबिलिटी भी लेते हैं, रेजोनेंस एनर्जी भी इनकी बन जाती। रेजोनेंस इफेक्ट मेक्स द आर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कि नाइट्रोबेंजीन के केस में जो अभी हमने ड्रा किया था कि आर्थो और पैरा जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन गए ना, क्योंकि इसने विदड्रा करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी आर्थो और पैरा पोजीशन पे प्लस चार्ज जनरेट किया था ना, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मेरे को न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यही अटैक करेगा। ठीक होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। फिर वो कहता है रेजोनेंस इफेक्ट मेक्स आर्थो पैरा पोजीशन ऑफ फिनोल एज न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। फिनोल वाला कह रहा है वो न्यूक्लियोफिलिक बना देता है, फिनोल वाला बिल्कुल इस मिथाइल की तरह। फिनोल का जो स्ट्रक्चर आएगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आप ड्रा करेंगे, वो ये डोनेटिंग ग्रुप जो मिथाइल है इसकी तरह बनेगा।
वो हम ड्रा कर लेते हैं उसको। अच्छा, अब यहाँ पे है ऑक्सीजन। ठीक हो गई, फिनोल ग्रुप हो गया ना। ये भी ऑक्सीजन होगी, ये भी ऑक्सीजन होगी, और ये भी ऑक्सीजन होगी। बाकी सारा वही चीज है। अब चूंकि इसके पास होता है लोन पेयर, ठीक है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं ना, तो वो लोन पेयर के तहत अपनी वो रेजोनेंस शो कर लेता है। तो इस केस में अब वो जो आपके लोन पेयर हैं, ये ऐसे मूव करते हैं रिंग की तरफ और रेजोनेंस में जाते हैं। अगला स्ट्रक्चर वही है। ये डबल बॉन्ड प्लस हो जाएगा, डबल बॉन्ड की वजह से वो माइनस चार्ज उसे रेजोनेट करके आएगा। जब वो दोबारा करके यहाँ पहुंचेगा वापस, तो फिर ये वापस अपनी पुरानी शक्ल में चला जाएगा। तो इसने अब अपनी आर्थो और पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज लाया, यानी उसको न्यूक्लियोफिलिक बना दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी। ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक जगह पे अटैक कर सकते। उसके बाद है जी रेजोनेंस इफेक्ट। ये हो गया। वाई फिनोल इज एसिडिक बट अल्कोहल इज नॉट। फिनोल एसिडिक है लेकिन अल्कोहल नहीं है, उसकी वजह बता दें। आप कहेंगे सर फिनो अल्कोहल में तो एच निकले ना, एच प्लस निकले, तो पीछे बचता है अल्कोक्साइड, आर ओ माइनस बचा ना। इसी को मैं दोबारा कर लेते हैं ये एक नजर, कि आपके पास ये है, ये फिन ऑक्साइड में बना है। ठीक है। अगर अल्कोहल लेते हैं जैसे एथानॉल ले लें। ठीक है। अल्कोहल के केस में चूंकि रेजोनेंस इन्वॉल्व नहीं होती, अल्कोहल जब H प्लस लूज कर, अव्वल तो वो इस डोनेटिंग इन अल्काइल ग्रुप के डोनेटिंग H लूज करने की उसकी सलाहियत है नहीं। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल वो कर भी दे, H लूज कर भी दे, तो वो बनाएगा अल्कोक्साइड। ठीक है। ये वाली शक्ल बनाएगा। अब इसमें माइनस चार्ज अब ऑक्सीजन के ऊपर ही फिक्स है। माइनस चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर यहीं पे रहेगा, आगे कहीं रेजोनेंस नहीं जा सकता ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक जगह इकट्ठी हो गई। अब पानी के लिए इसको अपने अंदर हल करना, वो भी एक ही आइटम पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इकट्ठी हो तो वो भी उसके लिए मुश्किल होता है। फिर नॉन पोलर पार्ट भी साथ है, तो फिर और सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो इसका सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से अल्कोहल जो है इस तरफ नहीं आता। लेकिन अगर आप आ जाएं इस तरफ, फिनॉक्साइड की तरफ ना, कि जब फिनोल में से एच निकल जाता है, इस अंदाज से एच निकल गया, तो इसके ऊपर अब चार्ज आ गया माइनस का। ठीक है। अब वो माइनस चार्ज रिंग की तरफ मूव करता है। ठीक है। जो माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज रिंग की तरफ आता है। बाकी वही सारी रेजोनेंस शो करता है उसी अंदाज से। ठीक हो गया। ये अब डबल बॉन्ड हो जाएगा आपके पास। प्लस चार्ज की इसमें जरूरत नहीं। ठीक हो गई। और अब हम कहते हैं जो फिन ऑक्साइड है ना, उसमें एच लूज तो हो गया। जब होने के बाद फिन ऑक्साइड बना, तो उसमें ऑक्सीजन के माइनस चार्ज को रेजोनेंस ने पूरी बेंजीन रिंग पे घुमा के स्टेबलाइज कर लिया। एक तो उसने अपनी नॉन पोलर बेंजीन को भी थोड़ा थोड़ा पोलर बना लिया, माइनस चार्ज ला के उसको भी पानी के अंदर हल करने के काबिल बना दिया। ठीक हो गया। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरह फैलाने की वजह से वो स्टेबिलिटी भी हासिल कर गया। तो इस वजह से फिनोल जो है वो ज्यादा एसिडिक हो गया, अल्कोहल ना हुआ। फोर नाइट्रोफिनोल स्ट्रॉन्गर देन थ्री नाइट्रो। आप कहेंगे सर फोर वाला पैरा पोजिशन है ना, और थ्री वाला आपका है मेटा पोजिशन। थ्री वाले की निस्बत से फोर वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिडिक है। वजह, the नाइट्रो एट पैरा पोजिशन जनरेट्स पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन डायरेक्टली अटैच टू OH ग्रुप थ्रू रेजोनेंस।
और उसका उसका क्या होता है कि माइनस आई इफेक्ट उसका ज्यादा हो जाता है। मसलन ये देखे ना, अभी नाइट्रो का हमने स्ट्रक्चर ड्रा किया था। अब देखो ना, नाइट्रो ने रेजोनेंस के तहत इस पैरा पोजीशन पे भी उसने फोर नाइट्रोफिनोल बोला है ना, फोर नाइट्रोफिनोल है, यानी फोर पोजीशन पे यहाँ पे इस जगह पे ओ एच ग्रुप आपका लगा हुआ है। ये आप, ये प्लस चार्ज इसने रेजोनेंस से यहाँ जनरेट किया, और फिनोल के इसी पैरा पोजीशन पे वो ओ एच ग्रुप लगा हुआ है फिनोल का। तो प्लस चार्ज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींची चली जाएगी, एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा हो जाएगा, एच लूज होना आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। आर्थो पे नाइट्रो या यानी इस ओ एच ग्रुप की ये पैरा पोजीशन पे हो तो भी रेजोनेंस के तहत यहीं पे प्लस देगा, और अगर यहाँ पे होता, इस नाइट्रो की आर्थो पोजीशन पे होता, तो भी प्लस चार्ज इसके ऊपर आ जानी। आर्थो नाइट्रोफिनोल हो या पैरा नाइट्रोफिनोल हो, दोनों की एसिडिटी ज्यादा है। और जो आपका है मेटा वाला, उसमें ओ एच ग्रुप है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो प्लस चार्ज नहीं आता ना, नाइट्रो से तीसरी पोजीशन पे मेटा पे ओ एच ग्रुप है, मेटा पोजीशन पे। तो मेटा वाले केस में फिर ना प्लस चार्ज, चूंकि यहाँ रेजोनेंस के तहत नहीं आता, तो उसकी एसिडिटी जो है वो इंक्रीज नहीं होती, वो कम हो जाती। ठीक हो गए। फोर नाइट्रो बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर देन थ्री, इसका भी सेम वही केस है कि नाइट्रो जो है उस कार्बन पे जिस पे बेंजोइक एसिड जुड़ा हुआ है प्लस चार्ज लाता है, तो वो उसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है। फोर हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज लेस देन थ्री हाइड्रोक्सी, अब फोर हाइड्रोक्सी थ्री से कम है बेंजोइक एसिड, उसकी वजह यही है कि ये अभी हमने फिनोल का लगाया ना, ये फिनोल अब वो अपनी पैरा पोजीशन पे माइनस चार्ज को ला रहा है। ठीक है। अब अगर यहीं पे मैं इस पैरा पोजीशन पे यहाँ पे अगर वो मौजूद होता, कार्बोक्साइल ग्रुप होता। आप कहते हैं सर जब यहाँ पे वो कार्बोक्साइल ग्रुप होगा, सी डब्ल्यू एच वाला, तो फिर तो वो इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की बजाय बढ़ गई है, तो ये और इसकी तरफ डोनेशन में आएगा, एच को लूज होना मुश्किल बना देगा। ठीक हो। तो आप अगर इसके आंसर में ना रेजोनेटिक स्ट्रक्चर इसके ड्रा करेंगे, पिछले में भी करेंगे, या वो नाइट्रोफिनोल की बात कर रहा है तो उसमें भी आप ड्रा करेंगे, थ्री के साथ भी करें, फोर के साथ भी करें, और बताएं कि देखें फोर वाले में प्लस चार्ज ओ एच वाले पे आया है, थ्री वाले पे नहीं आया। ठीक हो गया। और इसी तरह ये जो कार्बोक्साइल ग्रुप है उसमें भी ऐसे ही है कि जो फोर वाला है उसमें यहाँ माइनस चार्ज आ रहा है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट शो करके उसकी एसिडिटी को कम कर रहा है। लेकिन मेटा वाले में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेटा में यहाँ होना उसने तो वो माइनस चार्ज नहीं आएगा, उसकी एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। तो दोनों में आप एरोजेनेटिक स्ट्रक्चर सारे ड्रा कर अंदाज यही होगा। बस ये कार्बोक्सिल ग्रुप जैसे मैंने एक में लगा दिया, ये इधर भी लगा दें, इधर भी लगा दें, इधर भी लगा दें, तो वो सारे स्ट्रक्चर उसके ड्रा हो जाएंगे। ठीक हो। उसके बाद है वाई साइक्लो प्रोपीनाइल केटाइन इज मोर स्टेबल देन प्रोपीनाइल केटाइन या अलाइल केटाइन, कि अलाइल केटाइन की निस्बत से जो साइक्लोप्रोपीनाइल केटाइन है वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों जी? कि इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा बनते हैं, इसके प्रोपीनाइल वाले के तीन बनेंगे, एक दफा डबल बॉन्ड यहाँ, दूसरी दफा यहाँ, तीसरी दफा वहां, और उसके सिर्फ दो बनते हैं। अगर आप ड्रा करें ना स्ट्रक्चर, इसमें हमारे पास जगह ऊपर होगी। तो अगर हम ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करें ना प्रोपिनाइल, पहले साइक्लोप्रोपेन ले लेते हैं, ये साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है। इसका ये कैटायन है, और ये इसका डबल बॉन्ड। तो आप कहेंगे सर इसमें अब देखें ना कि अगर ये वाला डबल बॉन्ड जो वो मूव करता है इस तरफ, इसको मैं यहाँ पे इस जगह आता है, ये इधर गया, वो प्लस चार्ज इधर आ जाएगा। ठीक है। जो नेक्स्ट इसकी शक्ल बनेगी वो ये बनेगी। प्लस यहाँ चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ चला गया। तीसरी शक्ल इसकी जब आप ड्रा करेंगे,
उसमें प्लस जो है वो इस कार्बन पे आ जाएगा, और डबल बॉन्ड आपका यहाँ से खत्म होके अगले पे मूव कर जाएगा। ये वाला इधर मूव कर गया ना, तो प्लस चार्ज वहां पहुंच गया। ठीक है, ये तीन इसके बने। जो दूसरा उसने बोला है प्रोपिनाइल कैटायन, और दूसरा ये साइक्लोप्रोपिनाइल और सिंपल प्रोपिनाइल, यानी अलाइल कैटायन में जिसको बोलते हैं। अब अलाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है? ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH है, फिर ये CH है, और इसी के ऊपर ये प्लस चार्ज दे दे तो ये साइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन बने। ठीक हो गई। अब इसमें आप मूव करें, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो आप कहेंगे सर सिर्फ दो ही बनेंगे। एक तो ये आपको नजर आ रहा है, दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चर कौन सा होगा कि ये वाला जब डबल बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा तो प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, तो ये दूसरा स्ट्रक्चर होगा। तो सिर्फ दो बनेंगे, इसमें तीन बने उसमें दो, तो ये ज्यादा स्टेबल है, वो कम स्टेबल। ठीक है, और रिंग की वजह से वो स्टेबिलिटी वो अपना हासिल कर रहा है, हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा है। वाई अलाइल कैटायन इज मोर स्टेबल देन प्रोपाइल कैटायन। अलाइल कैटायन प्रोपाइल कैटायन से ज्यादा स्टेबल क्यों? अलाइल है ये वाला जो अभी आपने ड्रा किया, ये अलाइल है, और प्रोपाइल कैटायन सिंपल प्रोपाइल ग्रुप होगा। मतलब ये प्रोपाइल कैटायन है, आप कहेंगे इसमें कोई रेजोनेंस नहीं होगी, इसमें तो फिर भी रेजोनेंस होगी, दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं ना। ये वाला डबल बॉन्ड इधर चला गया और प्लस चार्ज इधर चला गया, तो दो स्ट्रक्चर बन गए। लेकिन इसमें कोई और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं, तो दो की वजह से वो ज्यादा स्टेबल है, ये कम है। ठीक है। फिनोल इज लेस एसिडिक देन पिक्रिक एसिड। फिनोल पिक्रिक एसिड से कम है, लेकिन मोर एसिडिक देन ट्राई मिथाइल फिनोल। आप कहें सर फिनोल तो हो गया ना OH ग्रुप जिस पे लगा वो फिनोल हो गया, जैसे यहीं पे आप मिसाल दे दें। इसको मैं इधर लगा, ठीक है, ये फिनोल है। ठीक है, और इसी का अगर मैं तीन मिथाइल नाइट्रो ग्रुप, एक एक उसने कहा 2 4 6 ट्राई नाइट्रो। अब नाइट्रो आपको पता है विद ग्रुप है ना, और मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप है, तो तीन नाइट्रो लगा दें 2 4 6 पोजीशन पे, यानी ये 2, ये 4, ये 6 पोजीशन पे तीन नाइट्रो ग्रुप लगा दें। ठीक है, इस अंदाज से ना, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ पे हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप ना तीन। अच्छा, अब वो जो नाइट्रो लगेंगे, समय ड्रा करने में थोड़ा टाइम लगता है, मैं इसको ना इसलिए शॉर्ट, बाद तीसरा नाइट्रो यहाँ इस तरफ आपका आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसमें मिथाइल ग्रुप, ये तीन मिथाइल ग्रुप हैं, आप कहेंगे सर ये हैं डोनेटिंग ग्रुप, तो डोनेटिंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ भेजनी है, और विद ड्राइंग ग्रुप ने इससे खींचनी है, तो एसिडिटी को बढ़ा देना है। तो आप कहेंगे फिनोल में तो अच्छा आराम खुद ही जाएगा ना अपनी मर्जी से, लेकिन यहाँ पे तो ये तीन नाइट्रो ग्रुप इसको धक्के दे के निकालेंगे, और इधर तीन मिथाइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी तरह भेज के उसकी लूज करने की सलाहियत को कम कर देंगे। ठीक है, तो थ्री नाइट्रो जो वाला स्ट्रक्चर हमारे पास है, ये जो तीन मिथाइल वाला हो गया, ये ट्राई मिथाइल फिनोल वाला हो गया। ठीक है, और ये वाला आपका ट्राई नाइट्रो फिनोल वाला हो गया। अब नाइट्रो वाला जो स्ट्रक्चर आपका है, ठीक है, विद ड्राइंग ग्रुप की वजह से उसकी एसिडिटी बढ़ जाए। एक्सप्लेन द, और दूसरे नंबर दो उसने एक लिखा है, एक तो माइनस आई इफेक्ट है, दूसरा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बढ़ा देता है ना, फिन ऑक्साइड के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बढ़ा देता है, और ट्राई मिथाइल में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है,
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से, इसलिए उसकी एसिडिटी कम है। ये जो उसने जुमला लिखा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फिनॉक्साइड में बढ़ा देता है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखा ना, ये नाइट्रो वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला। जब ये फिनॉक्साइड की आप रेजोनेंस शो करेंगे, ये आपने शो की है, जैसे ये फिनोल की रेजोनेंस, ठीक है। 2 4 6 है ना पोजीशन इसकी, ये 2 पे 4 पे और 6 पे, 2 4 और 6 पे नाइट्रो। अब मैं इधर 6 इसी की ड्रा करता हूँ, करके दिखाता हूँ। ये 4 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ, ये नाइट्रोजन होगी। एक हम उसको ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड दे देते हैं, एक हम ऑक्सीजन को ओ के ऊपर -4 दिया था हमने और +4 दिया हुआ था, ये प्लस दिया हुआ है, और उधर हमने माइनस दिया। ये नाइट्रो का स्ट्रक्चर, जब ये यहाँ माइनस पहुंचेगा ना, ओ OH की तरफ से रेजोनेंस होती होती वो लोन पर यहाँ पहुंचेगा, तो आप कहेंगे सर अब ये आगे तो जाएगा ही जाएगा ना, आगे मूव करके इस तरफ तो उसने जाना ही जाना, वो भी है। लेकिन एक एडिशनल उसका स्ट्रक्चर ये बनेगा कि अब ये माइनस वाला घूम जाएगा इस तरफ, यानी ये -4 इधर आ जाएगा, जब यहाँ आएगा तो ये वाला सिंगल हो जाएगा। अब ये एक स्ट्रक्चर आपका ज्यादा हो गया। फिर जब ये वापस होगा तो यही स्ट्रक्चर दोबारा बनाएगा, यही वाला, फिर माइनस इस तरह मूव करके ये अगला स्ट्रक्चर ये जाएगा। तो यानी नाइट्रो के आने की वजह से 4 पोजीशन पे, ये माइनस जब 4 पे पहुंचेगा तो एक स्ट्रक्चर ज्यादा बनाएगा। यही माइनस जब आर्थो इधर 2 पे पहुंचेगा, वहां पे भी नाइट्रो होना है, उसने भी एक बढ़ा देना है। इधर 6 पे पहुंचेगा, वहां भी नाइट्रो, उसने भी एक से, तो 3 स्ट्रक्चर नाइट्रो की वजह से ज्यादा हो जाने, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी ज्यादा हो गई, इस वजह से इसकी एसिडिटी भी ज्यादा हो। एक्सप्लेन द एसिडिटी एज फिनोल, मेटा नाइट्रोफिनोल, आर्थो और पैरा, 2 4 डाइनाइट्रोफिनोल, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। कह रहा 2 4 ट्राइनाइट्रोफिनोल की एसिडिटी सबसे ज्यादा है, वो हमने अभी बात कर ली कि वो 2 4 6, एक तो 3 विद ड्राइंग लगे हुए हैं, फिर तीनों पोजीशन पे वो एक एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बढ़ा देते हैं। 2 4 में आप कहेंगे सर चूंकि उससे जरा कम लगे हैं विद ड्राइंग, और 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये बढ़ाएगा। पैरा वाला जो है वो एक लगा हुआ है और एक ही बढ़ाएगा। आर्थो वाला जो है वो भी एक लगा हुआ है, एक ही बढ़ाएगा। मेटा वाला जो है वो नहीं बढ़ाएगा। देखा ना, मेटा, ये मेटा ना, यहाँ पे अगर नाइट्रो लगा होगा तो -4 यहाँ तो आता ही नहीं ना, वो या तो 2 पे आता है या 4 पे या 6 पे, यहाँ नहीं आता। तो इसलिए यहाँ पे जब नाइट्रो होगा तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बढ़ेगा। तो आप कहेंगे सर ये जो नाइट्रो वाला आपका स्ट्रक्चर है, यानी मेटा वाला, इसने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बढ़ाने। फिनोल तो सिंपल हो गया, अब मसला आ रहा है इन तीनों में एक एक है। हमने कहा सर इसका तो मसला है एक है लेकिन इसने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर नहीं बढ़ाने। आर्थो और पैरा दोनों टू 2 पोजीशन और 4 वाले हैं, दोनों ने एक एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बढ़ा देना है। फिर इसकी एसिडिटी कम, जो एसिडिटी है आर्थो वालों की है वो कम क्यों हो गई पैरा से? तो हम फिर उसे कहते हैं कि असल इशू ये हुआ कि जो आपका आर्थो वाला स्ट्रक्चर था ना, जो आर्थो का स्ट्रक्चर आपका बनता है ना, उसमें थोड़ा मसला आता है। जैसे इसकी मैं ये उठा लेते हैं, ये फिनोल है, और इसकी आर्थो पोजीशन पे, ये आर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, और इधर भी ऑक्सीजन जो हम प्लस माइनस के साथ शो कर रहे हैं। ठीक है। आप कहेंगे सर ये जो ऑक्सीजन है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो साथ वाली हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है आर्थो पोजीशन वाली, उसमें वो हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेती है और इसे लूज होना मुश्किल बना देती है आर्थो वाले ना। इसलिए यहाँ पे उसने लिखा कि जो आर्थो वाला है और पैरा दोनों के पास नाइट्रो है, एक एक है, दोनों रेजोनेटिक स्ट्रक्चर को बढ़ा देते हैं। लेकिन इशू ये आता है उसमें कि आर्थो वाला साथ वाली ऑक्सीजन को जो है ना, वो क्या आप कहते हैं, इंट्रा मालिकुलर ना, एक ही मालिकूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती, उस इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वो उसको कैप्चर कर लेता है, ठीक है, और लूज होना मुश्किल बना देता है। पैरा में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसके ज्यादा बनते हैं तो वो ज्यादा अपना शो कर सकता है एसिडिटी जो। ठीक हो गई। उसके बाद 71 है, एक्सप्लेन द एसिडिटी एज बेंजोइक एसिड, साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिलिक एसिड। आप कहेंगे सर बेंजोइक एसिड में बेंजीन है, कार्बन है,
वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और साइक्लोहेक्साइल में sp3 है। ठीक है, ये देखे ना, जो बेंजिक एसिड है, ये बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है ना एसिड ग्रुप, और उसमें लगा हुआ है आपका साइक्लोहेक्साइल के ऊपर। ये बेंजिक एसिड हो गया, और ये वाला साइक्लोहेक्साइल कार्बोक्सिल। आप कहेंगे सर ये कार्बन जो है, ये कार्बन sp2 है, sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और sp3 वाली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। टू वाली ज्यादा है तो इसकी एसिडिटी को बढ़ा देगा इसकी निस्बत से। ठीक हो। उसके बाद है जी 72, एसिडिटी एज 2 नाइट्रोबेंजिक एसिड 3 5 डाई नाइट्रोबेंजिक एसिड से ज्यादा है एसिडिक है। दो नाइट्रो है, लेकिन 3 और 5 पोजीशन पे, वही बात अभी हमने की, जो 3 और 5 पे आएगा ना, नाइट्रो ग्रुप जब ये 3 और 5 पोजीशन पे आएगा, या इसको ऐसे समझे, तो वो उसकी, ये आप बेंजिक एसिड की बात कर रहे हैं ना, ये इधर बल्कि ऐसे लगा, ये नाइट्रो वाला स्ट्रक्चर आपने लगाया था, ये वाला नाइट्रो क्या करता है, अपने प्लस चार्ज लाता है कहाँ कहाँ, अपनी दूसरी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे, और छठी पोजीशन पे। तो जब उसकी आप लगाओगे यहाँ पे, इस जगह पे एसिड लगाओ, ठीक हो गया, कार्बोक्साइल ग्रुप है, तो वहां तो वो प्लस नहीं लाता ना, तो उसकी एसिडिटी को भी वो इफेक्ट इतना नहीं करता, बढ़ाता नहीं है। ठीक है, जब वो एसिड यहाँ लगाओ कार्बोक्साइल ग्रुप, और नाइट्रो ग्रुप उससे तीसरी पोजीशन पे, तो ये जो उसने लिखा है 3 5 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, तो उसमें यही तो सूरत हाल आ रही है कि ये आपके पास ये बेंजोइक एसिड है, इसमें आप ये तीसरी पोजीशन है, ये पांचवी है, एक नाइट्रो यहाँ लगा हुआ है। ठीक है जी, और एक नाइट्रो यहाँ लगा हुआ है। अब ये जो 3 5 पे डाई नाइट्रो है, तो ये रेजोनेंस के तहत यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे प्लस चार्ज लाएंगे, यहाँ नहीं लाएंगे, तो इसलिए इसकी एसिडिटी को वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करते। लेकिन जो उसने कहा ना 2 नाइट्रो, जब 2 पोजीशन पे होगा नाइट्रो, ये दूसरी पोजीशन, तो वो ये साथ वाली कार्बन पे प्लस चार्ज लाएगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप यही वाला ड्रा करें, ये 2 पोजीशन पे उसने प्लस लाया है, और यहीं पे अगर कार्बोक्साइड लगाओ तो वो प्लस चार्ज उससे इलेक्ट्रॉन विदड्रा करेगा और एच को लूज करना आसान बना देगा। ठीक हो। 4 नाइट्रो कम हो गया, क्योंकि 4 नाइट्रो हो जाता है दूर। ठीक है ना, 4 नाइट्रो में आपके पास, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो वो एक तो प्लस चार्ज तो वो यहाँ जनरेट करेगा ही करेगा, वो उसका इफेक्ट है, लेकिन वो उससे इसका इंडक्टिव फैक्ट बड़ा कम हो जाता है। ये 3 5 दो नाइट्रो का इंडक्टिव फैक्ट, रेजोनेंस में नहीं, इंडक्टिव फैक्ट में ये दोनों 4 नाइट्रो से बढ़ जाते हैं, तो इनकी एसिडिटी ज्यादा होगी, दो वाले की, एक वाले की एसिडिटी कम हो गई। 3 नाइट्रो एक ही लगाओ, इस पोजीशन पे एक ही नाइट्रो लगाओ, तो उसने रेजोनेंस में तो हिस्सा लेना नहीं, और इंडक्टिव फैक्ट भी उसका कम हो गया एक का। ठीक हो गया, तो वो एसिडिटी कम हो गई। खल बेंजोइक एसिड सिंपल आपका वैसे आ गया। ठीक हो गया। ये जुमले जो लिखे ना, मैं एक इसको पढ़ता हूँ, बाकियों में भी इसी तरह के थे, जैसे वगैरह 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड में क्या है जी, कि एक तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है क्रीपी नाइट्रो ग्रुप की वजह से। दूसरा, वो पॉजिटिव चार्ज भी उस कार्बन पे लेके आता है रेजोनेंस के अंदर, जिस पे COOH जुड़ा हुआ है, जिसके अंदर COOH जुड़ा हुआ है उसके ऊपर वो लेके आता है चार्ज। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह जो उसने कहा है कि ये हो गया इसका। 3 5 में उसने कहा जी कि ये सिर्फ माइनस आई इफेक्ट रखते हैं, रेजोनेंस में ये माइनस चार्ज नहीं लाते। प्लस का उसने कहा जी कि ये माइनस चार्ज भी लाता है कार्बोक्साइल के ऊपर, और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी बना देता है। ठीक है, लेकिन 3 5 से इंडक्टिव फैक्ट जो है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसका जरा कम असर हो गया। 3 नाइट्रो का माइनस आई इफेक्ट ही सिर्फ है, लेकिन एक नाइट्रो की वजह से वो सबसे कम है, तो एसिडिटी भी कम हो गई। ठीक हो गई। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 73 है, एक्सप्लेन एसिडिटी एज 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजिक एसिड। ये ज्यादा एसिडिक है 2 4 से। आप कहेंगे सर 3 नाइट्रोज यार बस ज्यादा होंगे, और हैं भी उस पोजीशन पे कि वो
प्लस चार्ज लेके आते हैं उस कार्बन पे जिस पे कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है, दो वाले जो है उससे कम होंगे। और 3 4 में आप कहेंगे सर सिर्फ 4 लेके आ रहा होगा, 3 तो नहीं लाएगा प्लस चार्ज, वो सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। और खाली 4 जो है वो सिर्फ अपना वो प्लस चार्ज लेके आ रहा होगा, इंडक्टिव इफेक्ट उसका 3 4 की निस्बत से कम हो जाएगा, और बेंजोइक एसिड आपका सिंपल हो गया। ठीक है। इसी तरह 74 में वो कहता है कि 2 क्लोरो बेंजोइक एसिड 3 क्लोरो 4 क्लोरो। आप कहेंगे सर 2 करीब है, इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा शो करेगा, 3 वाला उससे दूर है, 4 वाला उससे दूर है, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट में उससे यानी हो जाएंगे, कम होता जाएगा। एसिडिटी 2 ब्रोमो 3 और 4 का भी वही ऑर्डर आ गया। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड 3 से ज्यादा है, ठीक हो गया, और बेंजोइक एसिड 4 हाइड्रोक्सी से ज्यादा है, वो है। अच्छा, अब 2 हाइड्रोक्सी जो है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ना डोनेटिंग में, अब जरा इधर हमने अभी वो इसका स्ट्रक्चर ड्रा किए थे हाइड्रोक्सी वाले के, ये जो माइनस चार्ज लेके आ रहा है अपनी आर्थो पे, 2 4 4 और 6, आर्थो पे और पैरा पे वो माइनस लेके आता है, ठीक हो गया। अब उसने कहा जब आपका अटैच हुआ है कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो आर्थो पे अटैच है, 7 वाली कार्बन पे, यानी यहाँ पे अटैच है, माइनस चार्ज तो लाएगा, वो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, ठीक है। फिर हाइड्रोक्सी ग्रुप है और साथ आपका हाइड्रोक्सी का कारण हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक होगा। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप ये खड़ा है, उसके साथ वाली कार्बन पे कार्बोक्साइल होगा, तो हाइड्रोक्सी रेजोनेंस के तहत कार्बोक्साइल वाली कार्बन पे माइनस चार्ज रहेगा जो कि एसिडिटी को कम करेगा। लेकिन दूसरी एंड पे इसका प्लस पॉइंट ये है कि वो जो कार्बोक्साइल ग्रुप जब एच लूज करता है ना और ओ माइनस बनाता है, तो उस ओ माइनस यानी कार्बोक्सिलेट आयन जैसे ये ओ माइनस बना, उस माइनस को ये एच जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत स्टेबलाइज कर लेता है। मतलब मैं अगर इसको आपको शो करके दिखाऊं कि यहाँ पे जब वो कार्बोक्सिल ग्रुप आएगा, ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आ गई, तो इधर आपका माइनस चार्ज आ गया। जब एच लूज होगा तो ये शक्ल है। तो एच उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होकर इसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करता है, स्टेबिलिटी देता है कंपाउंड को ना। और ये एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर, इंट्रा मालिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना के उससे स्टेबिलिटी देता है। इस वजह से ये वाला यानी जल्दी बन जाता है, एसिडिटी इसकी ज्यादा हो गई 2 वाले की ना, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक होगा। फिर 3 वाले की एसिडिटी कम है, कि उसने तो जाहिर बात है प्लस माइनस 3 वाला का मतलब यहाँ पे है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है, तो फिर माइनस चार तो वहां आया नहीं, तो वो एक नॉर्मल अपना सिर्फ ओ एच का आप कह लें इंडक्टिव इफेक्ट ही होगा जो कार्बोक्सिल पे लग रहा होगा, ठीक हो गया। जो 4 वाला है उसकी एसिडिटी कम क्यों है कि एक तो वो स्टेबलाइज तो कर नहीं रहा 4 पोजीशन पे, यानी यहाँ पे होगा ना, स्टेबलाइज तो वो उसके एनायन को वो एच कर नहीं सकता। दूसरा माइनस चार्ज आ रहा होगा डायरेक्ट कार्बोक्सिल वाली कार्बन पे ना, यानी इस कार्बोक्सिल वाली जो कार्बन है उसके ऊपर डायरेक्ट माइनस चार्ज, ये उस कार्बन जहां से ये जुड़ा हुआ है वहां माइनस था, तो वो डोनेटिंग इफेक्ट शो करेगा। उस डोनेटिंग की वजह से वो जो एच है वो लूज होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक होगा। तो इस वजह से 4 जो कार्बोक्साइल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड है उसकी एसिडिटी बेंजोइक एसिड से भी कम हो जाती है। उसके बाद है 77 है, explain the acidity as 2 methoxybenzoic acid greater than 3 methoxybenzoic acid और 4। ये वही हाइड्रोक्सी वाला हिसाब है, वहाँ हाइड्रोक्सी सा यहाँ मिथॉक्सी है, लेकिन ऑर्डर वही है, वो 2 3 और फिर 4 एंड पे, ये भी 2 3 और 4 एंड पे। फिर इसके बाद है अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो में अब थोड़ा सा फर्क है कि बेंजोइक एसिड ज्यादा एसिडिक है, 2 अमाइनो बेंजोइक एसिड जो है वो उससे कम एसिडिक है, क्योंकि अमाइनो का ना डोनेटिंग इफेक्ट, वो नाइट्रोजन का लोन पेयर जो है वो बड़ी ज्यादा रिंग में मूव करता है ना, रेजोनेंस उसकी ज्यादा होती है। हाइड्रोक्सी की भी हाइड्रोक्सी ऊपर जो था ये हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड था, उसमें हाइड्रोक्सी की ऑक्सीजन के लोन ऑक्सीजन जो है उसके लोन पेयर भी रेजोनेट करते हैं, अमाइनो में नाइट्रोजन के करते हैं। लेकिन आपने पढ़ा हुआ है नाइट्रोजन का न्यूक्लिक इफेक्ट ज्यादा होता है,
ऑक्सीजन का न्यूक्लियोफिलिक इफेक्ट कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज है छोटा, नाइट्रोजन का साइज है बड़ा। तो लोन पे रिंग से जरा वो नाइट्रोजन के एटम से जरा दूर है, तो रिंग में रेजोनेट करना उसका आसान है, तो आप कहेंगे इसका रेजोनेसिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अब उस रेजोनेटिंग इफेक्ट की वजह से ये क्या करता है, इस बेंजोइक एसिड की वाली कार्बन पे प्लस चार्ज वो लेके आ रहा था, जैसे पीछे हमने अभी बात की। तो जैसे वो हाइड्रोक्सी लेके आ रहा, सॉरी माइनस चार्ज लेके आ रहा था, जैसे हाइड्रोक्सी लेके आ रहा था ये भी लेके आ रहा है। ठीक हो गया, उससे भी ये एसिडिटी को कम कर रहा है। नंबर एक, नंबर दो पे ये अमाइनो ग्रुप के नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर साथ वाली, इसकी ऑक्सीजन जो है उस हाइड्रोजन जो है बेंजोइक एसिड की COOH होता है ना, तो उसकी हाइड्रोजन को वो वाली नाइट्रोजन अपने साथ लेने की कोशिश कर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ले लेती है ना, इन स्टेबिलाइजेज टू अमाइनो एसिड हैज सम, एक तो माइनस इफेक्ट उसके पास है, दूसरे नंबर पे कि ये इसका जो एनायन है वो स्टेबलाइज करता है थ्रू इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि बेंजोइक एसिड की निस्बत से ये कम हो गया, उसकी वजह वो होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला निजाम हो गया ना, इंट्रा वाला। लेकिन बाकियों से ये ज्यादा एसिडिक इसलिए है कि जब बेंजोइक एसिड से H निकल जाता है तो जो कार्बोक्सिलेट एनायन बनता है उसकी माइनस ऑक्सीजन को ये इसकी नाइट्रोजन की जो लो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में स्टेबलाइज कर लेती है, जैसे अभी हमने हाइड्रोक्सी और उसका देखा था, नाइट्रो का देखा था, बिल्कुल उसी अंदाज से। ठीक हो गए। अच्छा, जो इसी तरह इसमें ये पॉसिबिलिटी ज्यादा थी स्टेबिलिटी देना, इस वजह से ये ज्यादा एसिडिक हो गया। 3 है वो दूर है, और 4 वाला वो भी दूर है, स्टेबिलिटी तो दे नहीं सकता, उल्टा उस कार्बन पे वो माइनस चार्ज जरूर लेके आ रहा होगा, तो जिसकी वजह से वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा, एसिडिटी को कम कर देगा। जैसे अभी हाइड्रोक्सी का आपने पढ़ा कि 4 पोजीशन पे प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, 2 पे ज्यादा है। ठीक हो गया, लेकिन 2 वालों का एक्स्ट्रा एक वो जो स्टेबिलिटी एनायन को देना शुरू कर देते हैं, इस वजह से उनकी एसिडिटी जो है वो 3 वालों या 4 वालों से ज्यादा हो जाती है। 4 नाइट्रो बेंजिक एसिड से ज्यादा एसिडिक है, 4 मिथाइल उससे कम है। आप कहें नाइट्रो एक विदड्राइंग और मिथाइल एक डोनेटिंग है। ठीक है, जो डोनेटिंग है 4 मिथाइल डोनेटिंग ग्रुप है, नाइट्रो वाला विदड्राइंग, विदड्राइंग का वजह ये है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो अपनी तरफ पुल करेगा। ठीक है, विदड्रा करेगा। दूसरे नंबर पे नाइट्रो ग्रुप जो है वो कार्बोक्साइल वाली कार्बन पे प्लस चार्ज लेके आता है ना रेजोनेंस के तहत, ये अभी हमने पढ़ा था, देखा था। ये नाइट्रो ग्रुप ऊपर जो जा रहा है, ये नाइट्रो क्या करता है कि जिस कार्बन से यहाँ से अगर कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच हो जाए आपका COOH, ठीक है, तो उस कार्बन पे वो प्लस लेके आता है। तो प्लस लाने का मतलब ये है कि वो उसकी विदड्राइंग इफेक्ट ज्यादा हो गया, H का लूज होना आसान हो गया। मिथाइल क्या करेगा, वो अभी आपने ऊपर उसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देखे थे, वो क्या करता है, ये वो माइनस लेके आता है। माइनस का मतलब वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो एसिडिटी को कम कर देता है। 80 है जी, एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑर्डर एज 4 नाइट्रोबेंजिक एसिड ज्यादा है बेंजोइक से, और वो फिनोल, फिनोल और बेंजोइक एसिड हम अभी पीछे बात कर रहे थे कि फिनोल में तो होता है ना कि H ने अपनी मर्जी से जाना है, बाद में फिन ऑक्साइड को रेजोनेंस ने स्टेबलाइज करना है। लेकिन बेंजोइक एसिड में आपने कहा था कि वो जो कार्बोक्साइल ग्रुप है उसकी जो कार्बोनाइल कार्बन है वो विदड्राइंग इफेक्ट शो करके H को निकालना जो है वो आसान कर देती है इलेक्ट्रॉन, ये लेकिन इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। लेकिन फिनोल में ऐसा इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप नहीं है। और 4 नाइट्रो में नाइट्रो जो है वो अलग से एक रेजोनेंस में इन्वॉल्व होके माइनस आई इफेक्ट ज्यादा शो करती है, और उस कार्बोक्साइल वाली कार्बन पे वो प्लस चार्ज भी लेके आती है, इसलिए एसिडिटी को बढ़ा देती है। ठीक हो गई। चलें, इसका भी एसिडिटी तक हम हो गया, बाकी आगे अब है ना एनिलीन्स वो अमीन्स का बेसिसिटी का स्टार्ट हो रहा है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अभी यहाँ तक ना एसिडिटी वाला पॉइंट हम रख लेते हैं।